सभागार में उपस्थित सभी माता बहनें और प्रबुद्धजन और विद्यार्थी मित्रों, आज अपने जादोनांग छात्रावास का वार्षिक उत्सव है। कुछ दिन पूर्व मुझे फ़ोन आया कि आज के वार्षिक उत्सव के संदर्भ में आपको मुख्य वक्ता के रूप में आना है। उस दिन से मेरे मन में प्रश्न था कि इस निमित्त और भी कई व्यक्ति अपने पास में है। वैसा तो मेरा प्रचार प्रमुख यह दायित्व है, वक्ता के रूप में तो और भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सूचना का केवल अमल कर रहा हूँ ऐसा मान सकते हैं आप। और मेरे पूर्व जिनको हमने अतिथि के रूप में बुलाया, उनका इतना सुंदर वक्तव्य होने के पश्चात और कुछ कहने के लिए मेरे पास में अवसर है ऐसा नहीं है, परंतु इस उपलक्ष्य में मेरे मन में जो विचार है कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम, इसका अंतिम शब्द है आश्रम। आश्रम यह सांस्कृतिक संकल्पना है। हमको स्वाभाविक आश्रम बोलते ही और पुराणों में, महाभारत में, रामायण के समय में ले जाता है। और यदि दिल्ली में हम जिसे छात्रावास कहते हैं, दिल्ली के से यदि जनजातीय क्षेत्र में जाएंगे, छोटे छोटे गांव में जाएंगे, तो वहाँ छात्रावासों को आश्रम ही कहा जाता है। हमारे आश्रम की दिनचर्या देखेंगे तो पुराने आश्रमों जैसा ही है। सुबह जल्दी उठना, छात्रावास के सारे काम करना, स्वयं छात्र ही उसका ध्यान देते हैं, अध्ययन करना, विद्यालय में जाना, भोजन मंत्र बोलने के पश्चात भोजन करना, रात्रि को आरती करना, केवल विद्याभ्यास नहीं तो संस्कार युक्त जीवन का अनुभव करना, यही तो आश्रम का स्वरूप है। और कभी कृष्ण भी इसी आश्रम में पढ़े थे, कभी भगवान राम भी ऐसे ही आश्रम में पढ़ाई किए थे। तो यहाँ अपने छात्रावासों से, अपने आश्रमों में से राम और कृष्ण जैसे तेजस्वी छात्र भविष्य के कार्यकर्ता के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यह हमारा अनुभव है। एक विशेष बात, यानी वनवासी कल्याण आश्रम का प्रारंभ जो है वो भी आश्रम से ही हुआ है। 26 दिसंबर 1952 में अपने संस्थापक वनयोगी बाला साहब देशपांडे ने 13 वनवासी बालकों को लेकर एक छोटा सा आश्रम प्रारंभ किया। आज 230 से अधिक छात्रावास देश भर में चल रहे हैं। 6000 से अधिक जनजाति बालक बालिकाएं अपने छात्रावासों में पढ़ रहे हैं। हजारों बालक बालिकाएं इसके पूर्व यहाँ पर पढ़कर आगे बढ़े हैं, अपना स्वयं के जीवन का विकास भी किया है और देश के लिए उपयोगी, जिनके मन में, जिनके जीवन में प्रथम है देश, ऐसे व्यक्ति के रूप में आज भी कार्यरत है। केवल सामाजिक जीवन में कार्यरत है ऐसा नहीं, व्यावसायिक जीवन में भी कार्यरत है। व्यावसायिक जीवन से भी आगे बढ़कर अपने कल्याण आश्रम के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में समय देने वाला, पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन चलाने वाला भी कार्यकर्ता इसी छात्रावास में से हमें अनेक बार मिला है। अभी हमारे ये संयोजक कार्यक्रम के 2 बार 3 बार शायद ऐसा बताया कि यहाँ आसाम के उत्तर पूर्वांचल के छात्र जिन्हें हिंदी बोलने में वहाँ गांव में रहते हुए अनुभव नहीं हुआ होगा, परंतु दिल्ली में आकर उन्होंने हिंदी सीखी। इतना सुंदर हिंदी का गीत भी आपने अभी सुना। मुझे भी एक बात छोटी सी याद आई। कुछ समय पूर्व मैं प्रचार प्रमुख हूँ, तो एक ऑनलाइन बैठक में देश भर के सारे प्रमुख कार्यकर्ताओं से जब बात चल रही थी, तब एक नागालैंड के हमारे वहाँ के प्रांत के मंत्री, जब उनका कुछ कहने का अवसर मिला तो उनकी हिंदी सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। नागालैंड के कार्यकर्ता है, जनजाति कार्यकर्ता है और इतनी सुंदर हिंदी में अपनी बात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि गोरखपुर में कभी उन्होंने अध्ययन किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आनंद होगा कि उत्तर पूर्वांचल के विद्यालयों में हिंदी शिक्षकों की जो मांग है उसको पूरा करने में कल्याण आश्रम में ही पूर्ण करने का काम लिया है। ऐसे सैकड़ों अपने छात्र हैं जो पढ़ाई किया उत्तर भारत के क्षेत्र में। हिंदी स्वाभाविक अपने पढ़ने में हुई, साथ में पढ़े और हिंदी शिक्षक के रूप में आज उत्तर पूर्वांचल के कई विद्यालयों में विद्यालय के शिक्षक के रूप में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई
पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हिंदी अच्छी जानने वाले, वैसे तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मातृभाषा तो मेरी मराठी है। दिल्ली में आने के पश्चात, दिल्ली नहीं, थोड़ी बहुत हिंदी सिखाई, और अभी दुर्गादास जी का प्रवचन सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी अच्छी हिंदी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा संभवतः, परंतु जो कुछ सिखाया है उसके आधार पर कहेंगे तो ऐसे छात्र अपने यहाँ अनेक है कि जो अपने छात्रावास में पढ़े, न केवल विद्याभ्यास में आगे आए, परंतु कई क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र होगा, अपने ही छात्रावास में पढ़े, और सेना में जिन्होंने भर्ती हुए, पुलिस में अधिकारी बने, ऐसे भी कई छात्र हैं। जशपुर के छात्रावास का एक बालक, जशपुर से 45 किलोमीटर दूर उसका जंगल में एक छोटा सा गांव, केवल 29 घरों का छोटा सा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गांव, मैं जिस वर्ष उसके गांव में गया था उस वर्ष एक के घर में बिजली नहीं थी। ऐसे छोटे से छात्रावास का बालक जशपुर की पढ़ाई करने के पश्चात और मुंबई में आए, विश्वविद्यालय में वहाँ पढ़े, लॉ की डिग्री प्राप्त की, बिलासपुर में आकर और वकालत करना शुरू किया, और आज वो जज की परीक्षा में और उत्तीर्ण हुए। एक बालक जो रियांग बस्ती में एक छोटे से घर में पढ़ा और पढ़ाई करने के लिए कानपुर आया, कानपुर आने के पश्चात स्वयं की पढ़ाई करते हुए डॉक्टर बना, और आज दिल्ली के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में यहाँ पर वैद्यकीय सेवा दे रहे हैं। ऐसे उदाहरण गिनाओ तो कई सारे हैं जो अपने छात्रावास में आए, पढ़े, और जीवन का विकास उन्होंने इसी छात्रावास के माध्यम से किया। छात्रावास तो हमारे 14 आयामों में से केवल एक में बोल रहा हूँ। ऐसे विभिन्न आयाम हैं अपने कार्य के, जिनके माध्यम से जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास करना, और केवल सर्वांगीण विकास नहीं तो धर्म संस्कृति की सुरक्षा और संवर्धन करते हुए और उसका सर्वांगीण विकास करना, यह हमारा लक्ष्य हम तदृश्य रूप में आज 72 वर्षों के पश्चात देख रहे हैं। हमने ये छात्रावास है तो मानो एक मशीन की तरह है। विद्यार्थी के रूप में कोई व्यक्ति आता है और कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ता है। हमारे छात्रावास का छात्र पालक, अभी कई लोगों का सम्मानित करना यहाँ हुआ, तो छात्र पालक भी प्रारंभ में तो छात्र पालक होते हैं, समय जाते वो कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता बनते हैं, और वो भी समाज में अन्य लोगों को कल्याण आश्रम के काम से जोड़ने के प्रयास में रहते हैं। छात्रावास का बालक तो कार्यकर्ता बनता है, छात्र पालक कार्यकर्ता बनता है। इतना ही नहीं तो छात्रावास में रसोई करने वाले व्यक्ति को भी हमने कार्यकर्ता के रूप में देखा है। आप में से कोई यदि जशपुर गए होंगे तो इस निमित्त मैं जांगुल मामा को याद कर रहा हूँ। वे रसोई करने वाले एक अपने छात्रावास के कार्यकर्ता, उनको जो कुछ छोटा मोटा मानधन मिलता होगा, 12 महीने का मानधन इकट्ठा होने के पश्चात हर वर्ष वो कल्याण आश्रम को कुछ न कुछ राशि दान में देते थे। वो कहते थे कि 2 समय का भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, कितना चाहिए मुझे, आश्रम मुझे उससे ज़्यादा दे रहा है, तो इच्छा अच्छे काम में मैं कुछ न कुछ मेरा सहयोग भी देना चाहिए। इतना ही नहीं तो आज आप जशपुर में जाएंगे तो वहाँ कल्याण आश्रम का अस्पताल है, तो अस्पताल में एक कक्ष बना है, कक्ष पर उस जांगुल मामा का नाम लिखा हुआ है। उनके मन में विचार आया कि छोटे छोटे गांव के व्यक्ति चिकित्सा सेवा के लिए जब जशपुर आते हैं तो स्वाभाविक गांव की एक मानसिकता रहती है, बीमार व्यक्ति एकाध होता है लेकिन साथ में 5-6 लोग आते हैं, और फिर यदि डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको यहाँ अस्पताल की उपचार के लिए रहना पड़ेगा, तो आने वाले व्यक्ति कहाँ जाएंगे? तो जांगुल मामा ने अपने स्वयं के मानधन में से अपने आश्रम के ही अस्पताल में एक कक्ष बनवाया कि गांव के लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। अपनी संस्कृति में धर्मशाला बनाने वाले राजा महाराजा अनेक नाम आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा मन जिनका राजा जैसा है, ऐसे उदार मन के जांगुल मामा भी कार्यकर्ता के रूप में, रसोइया के रूप में आए, कार्यकर्ता के रूप में समाज ने देखे। मैं भी मानता हूँ कि यहाँ जो छात्रावास में आज छात्र पढ़ रहे हैं, संभवतः इस सभा कक्ष में कुछ छात्र बैठे भी होंगे, कुछ छात्र अपनी व्यवस्था में होंगे, लेकिन उनके मन में सहज रूप में यह भाव आना
कि मैं इस छात्रावास का आज विद्यार्थी हूँ, भविष्य में वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करना है। मैं मान लो दिल्ली में पढ़ाई करने आया हूँ, भविष्य में पढ़ाई पूरी होने के पश्चात यदि मेरे गांव जाऊंगा तो वहाँ भी कल्याण आश्रम के छात्र के रूप में हूँ, मेरा परिचय मैं पूर्व छात्र के रूप में दूंगा, तो स्वाभाविक है कल्याण आश्रम को जीवन भर मेरे जीवन का एक अंश भाग बनाऊंगा, कार्यकर्ता के रूप में मेरे जीवन में आना चाहिए। और यही वनवासी कल्याण आश्रम का व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है और छात्रावास की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हम चाहते हैं कि भारत का जो विकास है उस विकास में हमारे जनजाति समाज का भी योगदान होना चाहिए। केवल उसका मिट्टी का घर और ईंट रेती पत्थर का पक्का मकान बन जाए इतनी भौतिक अपेक्षा नहीं है। स्वाभाविक है निर्धन व्यक्ति के पास संपन्नता हो, ऐसा तो हम चाहते हैं, परंतु पूरे राष्ट्र की जो प्रगति की यात्रा है, प्रगति का जो पथ है, उसमें हमारे जनजाति समाज का भी योगदान होना चाहिए, इतना उसका विकास हो। वनयोगी बाला साहब ने अपने विचार व्यक्त करते यही कहा था कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जनजाति बंधु देश के विकास में अपना योगदान दे सके। मैं मानता हूं कि 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति बालक के रूप में अपने छात्रावास में पढ़ता है, तब उसकी आयु देखते हुए उसको अंदाज नहीं आएगा, लेकिन उसके सुषुप्त मन पर जो संस्कार होते हैं वो आगे चलकर उसको कार्यकर्ता के रूप में और दिखाता है। मैं कुछ समय के लिए सेलवास में संगठन मंत्री के रूप में दादरा नगर हवेली में कार्यरत था। दोपहर का समय था, 1-1:30 बजे का समय, धूप बड़ी थी मई महीना में, और एक व्यक्ति साइकिल लेकर अपने कार्यालय में आए। उनकी साइकिल को खड़ी रखने का स्टैंड भी नहीं था, उन्होंने जमीन पर साइकिल को सुला दी, हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली थी। उनका दीदार देखते हुए उनको लगा कुछ अपेक्षा लेकर आए होंगे, कुछ पूछताछ करने आए हैं। तो मैंने परिचय पूछा तो स्वाभाविक अपना नाम बताया, गांव बताया। मैंने कहा आपको किससे मिलना है, किस काम के लिए आप सेलवास में आए हो? तो मैंने कहा इसी छात्रावास का, इसी वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास का मैं पूर्व छात्र हूँ। व्यवसाय के लिए आज मुंबई के विरार में एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए मेरे गांव आया था। छात्रावास में पढ़ाई करने के पश्चात मुझे वनवासी कल्याण आश्रम का स्मरण आज भी है और इसीलिए मैं कुछ राशि कल्याण आश्रम के लिए देने के लिए आया हूँ। पूर्व छात्र, गांव का व्यक्ति, विरार के एक कारखाने में साधारण सी मजदूरी करने वाला व्यक्ति और अपना दानदाता के रूप में अपनी प्रस्तुति दे रहा है। उसकी राशि तो 151 रुपया थी, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी महानगरों के धनाढ्य व्यक्ति, लक्ष्मीपति का 1 लाख रुपया भी इससे नाम नहीं है। जो स्वयं 12 किलोमीटर की साइकिल चलाकर आए हैं, 151 रुपया देने के लिए उसको आज भी याद है कि मैं वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूं। इसी वनवासी कल्याण आश्रम में मैंने छोटा था तब पढ़ाई की थी। 10वीं तक की पढ़ाई करने के पश्चात घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि आगे बढ़ पाऊं, इसलिए कारखाने में एक जगह पर नौकरी कर रहा हूं, कामकाज कर रहा हूं। आज मैं आया हूं तो वनवासी कल्याण आश्रम को कुछ न कुछ देना चाहिए, यह मेरा दायित्व है। इसकी अनुभूति, उसकी संवेदनशीलता आज भी उसके मन में देखकर मुझे भी बड़ा आदर हुआ। और ऐसे अनेक हजारों कार्यकर्ता समय समय पर हमको मिलते हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे तो स्वाभाविक परिचय में बताएंगे मैं पूर्व छात्र हूँ। एक प्रांत संगठन मंत्री को पूछा कि कल्याण आश्रम में आप कब से जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा मैं छात्रावास में पढ़ता था और छात्रावास में ही पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया कि कल्याण आश्रम का काम करना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए घर में और आवश्यकता था तो खेती कर रहा था। फिर वहाँ के उस समय के कार्यकर्ता ने बताया और मैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता के नाते निकला। आज एक प्रांत का प्रांत संगठन मंत्री है जो कभी छात्रावास में ही पढ़ा था। तो छात्रावास एक ऐसा मशीन है जिसके आते हैं व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में संगठन को आगे ले जाने के लिए अपने समय का जीवन में योगदान देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निर्माण करने की प्रक्रिया जहाँ पर है, मैं मानता हूँ उस छात्रावास का संचालन व्यवस्थित करना है, अच्छी तरह चलना है, तो हम सभी के समय के, हम सभी के धनराशि के योगदान की आवश्यकता है। यहाँ छात्र पालक के रूप में कहा तब उनकी आर्थिक स्थिति केवल न देखते हुए अर्थ की प्राप्ति होती है इस कल्याण आश्रम को, परंतु उनका जो मन है, मेरे प्रयत्नों से एक छात्र पढ़ने वाला है,
उसकी संवेदनशीलता जो है उसका मैं आदर करता हूँ। आज तो एक छोटा सा रूपक के रूप में उनका सम्मान हुआ, परंतु जीवन पर्यंत ऐसे वनवासी बालकों को पढ़ाने के लिए मेरे जीवन में भी कोई स्थान है। परमात्मा ने मुझे 2 बालक दिए हैं, 3 बालक दिए हैं, परंतु मैं ऐसा प्रयास करूं कि मेरे व्यवसाय में से, जंगल में से आए हुए, दूर से आए हुए किसी छात्र की पढ़ाई के लिए एक मेरा ही बालक मानकर मैं कुछ न कुछ योगदान दूं। मैं मानता हूं कल्याण आश्रम के काम के लिए एक गिलहरी की तरह अपना भी योगदान राम सेतु के रूप में इस कार्य के लिए रहे, तो मैं मानता हूं कि अपनी मानव के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जो भूमिका है वो हमें को ध्यान में आई है। वैसे समयावधि बहुत हुआ है, मैं जितना कहूँ तो स्वाभाविक कुछ लोग तो सुनते सुनते ही कहते रहेंगे कि और कितना लंबा कहने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि उसकी औपचारिकता को ही मानते हुए यहाँ पर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी।